हाँ बच्चों, आज हम लोग जो है एक पॉइंट था हम लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का हो गया। उसमें एक पॉइंट्स है जो हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस कर दिया है। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि W जो है इंक्रीज करेगा तो Q भी इंक्रीज करेगा। हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में यही डिस्कस किया कि W इंक्रीज कर रहा है वेट, तो उसके हिसाब से जो है चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और आप लोगों ने कहा कि W प्रोपोर्शनली Q, ठीक है, यही था ना। और इसको हम लोगों ने कहा कि W इक्वल टू के नहीं Z, क्लियर है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या रख लिया, Q रख लिया, कोई डाउट नहीं था ना। और हम लोगों को ये पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी, तो W इक्वल टू क्या होगा, जेड आई टी। ये हम लोगों का एक पॉइंट था, कौन सा, फर्स्ट फैराडे का फर्स्ट। लेकिन इसी से रिलेटेड हम लोग का एक पॉइंट जो है जोड़ते हैं और इसको लिखते हैं इक्विवेलेंट लॉ। देखिए इक्विवेलेंट लॉ, क्लियर है। अब ध्यान से समझने की जरूरत है कि इक्विवेलेंट है क्या। अब मान लिया जाए कि इक्विवेलेंट है और उसका इक्विवेलेंट मास दोनों एक दूसरे की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले दो लाइन लिखेंगे तो थोड़ा सा इसकी बात जो है ज्यादा समझ में आएगी। लिखिए, when one equivalent when one equivalent electron, ठीक है, electron are passed through solution always one equivalent produced। नोट कर लीजिए इसको। ये कह रहा है कि यदि हम लोग वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन को पास कराते हैं, क्या कराते हैं, पास कराते हैं, यदि किसी सॉल्यूशन में, जिससे मान लिया जाए हमारे पास एक कंटेनर है, एक दूसरा कंटेनर है, और इस कंटेनर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ से, तो अब मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन को पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पास हो रही है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन जो है उधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो आप लोगों ने कंसंट्रेशन की बात किया था, मास ऑफ रॉड की बात किया, तो वहां पे डिक्रीज हो रहा था जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा। और उसी को तो हमने किया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया था, W प्रोपोर्शनल Q, क्योंकि वेट जैसे जैसे इधर से इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे करंट फ्लो क्या करेगा, फ्लो करेगा, तब वहां पर जो है उसको डिपॉजिट करेगा या तो डिस्चार्ज करेगा, यही था ना। अब ये कह रहा है कि यदि मान लिया जाए इक्विवेलेंट वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, पास कर। एक इक्विवेलेंट का मतलब होता है वन मोल, और वन मोल का मतलब हो गया वन फैराडे, और वन फैराडे का मतलब हो गया 96500। यही होता है ना कूलम में। चलिए, तो इस बात को जो है नोट करने में क्या है, तो लिखेंगे हम लोग वन इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास के इक्वल हो जाएगा ना, इक्विवेलेंट मास, क्लियर है। किसी को कोई डाउट है, इधर इतना इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग उतना ही मास होगा, जितना ये कम होगा उतना ही कम होगा, तो एक दूसरे की क्या होगा, इक्वल हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब बताइए कि इसकी जगह पर हम लोग EN कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस इक्विवेलेंट को हम क्या कर सकते हैं, E, यहाँ पर हम ग्राम भी तो लिख सकते हैं ना, मास की जगह इक्विवेलेंट ग्राम में आएगा, ग्राम में ही आएगा ना, कि नहीं आएगा। अब जरा एक बात बताइए कि वन इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होगा, वन मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होगा,
आपने क्या किया, मेजर किया था कितना, अब देखिए आप कहेंगे ये कैसे हो गया, 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to the power और 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू कितना होगा 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक कितना हो गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू कितना होगा 6.022 into 10 to the power और ये हो गया 1.6 into 10 to the power minus 19 कितना आएगा 96500 कूलम। यही आएगा। तो क्या हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 96500 कूलम। कोई डाउट है? ये क्या हो गया, ये 1 फैराडे के इक्वल होता है। क्या होता है? फैराडे। कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब जरा एक बात बताइए, W इक्वल टू क्या होता है? Z क्यूब होता है। अब जरा बताइए Q क्या है? चार्ज। क्या है? चार्ज। और चार्ज कितना आया हम लोगों का? यहाँ लिख सकते हैं Z और Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं 9650। अब बताइए ये हो गया W। अब बताएंगे Z इक्वल टू कितना हो जाएगा W अपान 96500। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, कोई डाउट नहीं है? अब जरा एक बात बताइए, तो अब जो है एक चलिए इतना करिए, फटाफट नोट करिए, थोड़ा जगह बनाए तो फिर बात करते हैं। अब मान लिया जाए, सपोज किया जाए कि जो Z इक्वल टू W अपान 96500, W क्या है? वेट है। अब इसकी जगह पर यदि हम लोग मान लिया जाए कि E की वैल्यू पुट करते हैं, Z इक्वल टू क्या W की जगह पे E पुट करते हैं, क्योंकि यह भी वेट है और ये भी इक्विवेलेंट मास है, जो कि हमने पहले ही यहाँ पर इंडिकेट किया। यदि हम इसकी जगह पर ये पुट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम, और यहाँ लिख सकते हैं 96500। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब एक बात बताइए, एक फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या W इक्वल टू कितना होता है? W इक्वल टू ZQ। तो यहाँ से W इक्वल टू Z की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं क्या E अपान 9650 और यहाँ क्या लिख सकते हैं Q। तो यहाँ W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग Z इक्वल टू, है ना, उल्टा सीधा लिख दिया सही लिखे थे। यहाँ क्या था Z इक्वल टू क्या था E अपान 96500। क्लियर है नहीं? अब यहाँ से हमारा W इक्वल टू क्या था ZQ। अब जो है यहाँ से W इक्वल टू Z के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं E अपान 96500 और यहाँ से Q। क्लियर है ना? और हमको पता है क्या Q इक्वल टू IT, यहाँ से लिख सकते हैं W इक्वल टू IT अपान 9650। क्लियर है? फटाफट इसको नोट कर लीजिए, एक इक्वेशन बनके तैयार है जहां पर E क्या है इक्विवेलेंट मास है, ग्राम में है, और I जो है एम्पियर करंट है, T जो है टाइम है सेकंड में, और ये 9650 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज। क्लियर है ना? इसमें तो कोई डाउट है नहीं। आप चाहे तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं ऐसा लिखेंगे, यहाँ से E इक्वल टू क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट ग्राम, इक्विवेलेंट मास, इसमें ग्राम में नोट कर लीजिए। I क्या है करंट है, इसको हम लोग एम्पियर में, और T जो है क्या है टाइम है, जिसको सेकंड में मेजर करेंगे, और 96500 ये क्या है 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या है चार्ज। क्लियर है ना? चलिए फटाफट नोट करिए। अच्छा पॉइंट्स है। तो हम एक पॉइंट की बात करेंगे कूलॉम की। कूलॉम होता क्या है? ये एक पॉइंट है जो फिजिक्स का है और ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़े होंगे। मान लिया जाए कि कोई कंडक्टर है या कुछ भी है, जैसे मान लिया जाए कि एक पाथ मतलब रास्ता, और
और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है आप पास करेंगे कितने सेकेंड तक? 30 सेकेंड तक। कितना कितना? अब बताइए इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना पास होगा? जितना एक सेकेंड में फ्लो वही हो, और उसी को क्या बोलते हैं? 1 कूलम बोलते हैं। सिंपल सा। ये आपके पास पाथ, पाथ का मतलब जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी ले जा सकते हैं। तो ले जाने के लिए दो तरीके, या तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स मीडियम से ले जाए, या तो वोल्टेज स्टेट में ले जाए, या एक वायर से ले जाए। ये तीन कंडीशन हो सकता है ना। अब उस कंडीशन में हम क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट को 1 सेकंड के लिए उसमें पास करा दें, तो कितनी करंट फ्लो होगी? तो जितनी उसमें फ्लो होगी, जितनी पास होगी, उसको बोलेंगे 1 कूलम। क्लियर है? कोड आउट लिखते हैं। हाँ लिखिए, when 1 ampere, when 1 ampere, यहाँ एम्पियर का मतलब एंगस्ट्रॉम में समझिएगा, एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर ऑफ, सर 1 चार्ज भी ले सकते हैं। हाँ लिख लीजिए, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी तो to a circuit, to a circuit for 1 second, 1 second, ठीक है। The amount of current is called 1 coulomb. C-O-U-L-O-M-B 1 coulomb. क्लियर है? वैसे भी देखा जाए तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? किसी को कोई टेंशन? अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ, फैराडे के सेकेंड लॉ के बारे में। चलिए मिटा दें इसको। ये फिजिकली भी आप लोग अच्छे ढंग से इसको आपको डिस्कस किया हो। बात करते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। क्लियर है? कितने लॉ है? 10 ये लास्ट। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड लॉ के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। अब सेकेंड लॉ में क्या, दो चीजों को लेना है। एक लेना E इक्विवेलेंट को, और एक लेना है M को। ठीक है, और डिस्कस में हमने पहले भी जो हमने अभी जो पॉइंट पढ़ा है, जो मैंने एक्स्ट्रा कहा वो इसी से इंक्लूड का, इसमें मैंने चार्ज को इंक्लूड किया। और कभी कभी जो एग्जाम में बैठते हैं कंफ्यूजन वाले में, तो एक दो क्वेश्चन उस फार्मूले से पूछ देता है, जिसको हम क्या करते हैं डायरेक्टली हम पुट अप करते हैं, तो वहां से आंसर जो है निकल जाता है। और ये वाला फार्मूला भी उसी में एंट्री कर जाएगा, देखा जाए तो ये W है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक पास कराते हैं तो कितनी पास कराएंगे, जिधर से इतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे मान लिया जाए इस तरफ से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, तो करंट इधर से इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर गया, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना इधर, ध्यान से समझिएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इधर से जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। अब बताइए जितना इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा है, वो उतना जो है क्या हो रहा है, करंट आ रहा है। और यदि हम इसको करंट को कम करना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कम करना शुरू करेंगे, तो उधर से करंट भी तो कम आएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जब इधर से पास कराते हैं तो मास ऑफ रॉड जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो उसका इक्विवेलेंट यानी कि चार्ज भी तो क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम जाने लगा तो चार्ज कम होगा, और जब चार्ज कम होगा तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट क्या आएगा, कम आएगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ से क्या है, यह जो है एक दूसरे के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
क्लियर है? हाँ ये था जहाँ पे हमने W और Q के बात नहीं किया। अब यदि मान लिया गया E इक्वल टू हम कर दे यहाँ से K1 और ये M कर दे या M1 कर दे, क्लियर है? सबको 1 1 कर दे, लेकिन कांस्टेंट को 1 नहीं कर सकते। ये मान लिया कि पहली कंडीशन, और यदि मान लिया कि दूसरी कंडीशन में हम E2 की बात करें, यहाँ पे K और यहाँ हम बात कर लेंगे M2 की, और इसको हम इक्वेशन 2 कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। यदि इसकी जगह पे आप एक की जगह पे दूसरा भी पुट अप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। यदि आप जेड रखना चाहते हैं, क्यों रखना चाहिए, जो रखिए। अब देखिए मान लीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट को इसमें डिवाइड कर दें इक्वेशन सेकंड से, तो आप क्या देखेंगे, E अपॉन E2 इक्वल टू K M1 अपॉन K M2, ये कैंसिल हो गए। तो आप क्या देखेंगे, E1 अपॉन E2 इक्वल टू M1 अपॉन M2, मतलब जो हमारा इक्विवेलेंट है वो मास के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है डबल करके दे देते हैं, एक अमाउंट दे दिया, उसका दे दिया, तीसरे का दे दिया, चौथे के बारे में पूछ रहा है, जैसे 1 2 3 दे दिया, इसके बारे में पूछने पर। तो इस टाइप से हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अभी वो बात आती है कि जो हमारा M1 M2 क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं M1 एंड M2 आर मास ऑफ सबस्टेंस। क्लियर है? और यदि हम E1 एंड E2 की बात करें, क्या है ये, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? तो बस हमें ये दिखाना है कि जो है M की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिखेंगे आप लोग, देखिए द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिबरेट, लिबरेट की जगह पे आप चाहें तो वहां लिख सकते हैं डिपॉजिट और डिस्चार्ज, दोनों को आप लिख सकते हैं। वहां लिख दीजिए लिबरेट या लिबरेटेड बाय डिपॉजिट एंड डिस्चार्ज, अभी तो बताया, बाय डिपॉजिट of same quantity of electricity या electricity कर दीजिए, electricity to the solution, to the solution of different electrolytes, different electrolytes are directly proportional। हाँ ये यहाँ से आकर के यहाँ से आप लिखना शुरू कर दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू their chemical equivalent, their chemical equivalent। क्लियर है? तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए, ये नोट करके फिर ये नोट कर लीजिए फटाफट। क्लियर है? और ये हमारा सेकेंड लॉ। हाँ एक सेकेंड,